हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है इस समय हम लोग उपन्यास विधा का अध्ययन कर रहे हैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक से। और उपन्यास विधा में बात करें तो आज हम देखेंगे रामदरस मिश्र के आंचलिक उपन्यास, कौन कौन से उनके द्वारा उपन्यास लिखे गए हैं उसका हम लोग जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ ट्रिक की सहायता से याद भी करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी जो है चैनल पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि हर एक रचना जो है आपको अच्छे से याद हो सके ट्रिक की सहायता से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रामदरस मिश्र जो हैं ये एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं रामदरस मिश्र की। इनका पहला उपन्यास है पानी के प्राचीर, 1961 में लिखी गई है। विषय वस्तु की बात करें तो गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों के जिंदगी का यथार्थ चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। जो पानी के प्राचीर नामक उपन्यास है ये रामदरस मिश्र के द्वारा लिखा गया है और 1961 में इन्होंने ये उपन्यास लिखा था। विषय वस्तु अगर पूछी जाए तो इसमें जो है गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण इस रचना में जो है दिखाया गया है। दूसरी रचना है जल टूटता हुआ, 1969 की रचना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के ग्रामीण जीवन का यथार्थ अंकन इसमें प्रस्तुत किया गया है। जल टूटता हुआ इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो गांव का जीवन रहा है उसका यथार्थ चित्रण जो है प्रस्तुत किया गया है इस उपन्यास में 1969 में। अगली रचना है बीच का समय, 1970 में लिखी गई। अनमेल विवाह की त्रासदी एवं तनाव का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। बीच का समय 1970 की रचना है। इसमें जो है अनमेल विवाह की त्रासदी एवं तनाव का चित्रण प्रस्तुत है। फिर है सूखता हुआ तालाब, 1972 की रचना है। नैतिक रूढ़ियों के बंधन में जकड़े हुए गांव का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है सूखता हुआ तालाब नामक उपन्यास में। अगली रचना है अपने लोग, 1976 की है। गोरखपुर की कस्बाई एवं ग्रामीण जीवन का मिश्रित चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है अपने लोग नामक उपन्यास में, जो कि 76 की रचना है और गोरखपुर की कस्बाई एवं ग्रामीण जीवन का मिश्रित चित्रण जो है वो प्रस्तुत है। अगली रचना है रात का सफर, 1976 की है। नायिका रीता की ट्रेन यात्रा का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। रात का सफर नामक जो उपन्यास है इसमें नायिका रीता की ट्रेन यात्रा का चित्रण प्रस्तुत किया गया है, 1976 की है। आकाश की छत, 1979 की रचना है। बाढ़ की विभीषिका से घिरे मनुष्य की मानसिकता का अंकन इसमें प्रस्तुत किया गया है। आकाश की छत 1979 की रचना है और इसमें जो है बाढ़ की विभीषिका से घिरे मनुष्य की मानसिकता का अंकन जो है वो प्रस्तुत किया गया है। अगली रचना है बिना दरवाजे का मकान, 1984 की रचना है। नायिका दीपा के जीवन संघर्ष और अपराजेय जिजीविषा का अंकन जो है इसमें प्रस्तुत किया गया है। बिना दरवाजे का मकान 1984 ईस्वी की रचना है। ये भी ध्यान रखिएगा कब की रचना है, तो 1984 ईस्वी की रचना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है भाई, ये रचना पूछी भी जाती है तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद है दूसरा घर। दूसरा घर ये जो रचना है ये 1986 में लिखी गई है। प्रवासी कमलेश के जीवन यथार्थ एवं संघर्ष का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। दूसरा घर 1986 की रचना है रामदरस मिश्र की। एक रचना आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैंने पढ़ाया था, दूसरा दरवाजा। ये दूसरा दरवाजा जो है ये लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी है। जब एकांकी विधा हम लोगों ने पढ़ी थी तो वहाँ पे दूसरा दरवाजा मिला था। अगर किसी ने एकांकी विधा नहीं पढ़ी है तो आप मेरे चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। मैंने एकांकी विधा की जो वीडियो है उसको बना के डाल दी है, एक ही वीडियो उसकी बनी हुई है, तो आप आसानी से उसका अध्ययन कर सकते हैं। और यहाँ पर है दूसरा दरवाजा, 1986 की है। अगली रचना है थकी हुई सुबह, 1993 में लिखी गई है। एक ग्रामीण नारी की कहानी इसमें वर्णित है। थकी हुई सुबह 93 की रचना है, एक ग्रामीण नारी की कहानी है।
20 बरस 1996 की रचना है, रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास है। ये सारे के सारे जो उपन्यास अभी हमने पढ़े हैं ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? रामदरस मिश्र के द्वारा लिखे गए हैं। किसके द्वारा? रामदरस मिश्र के द्वारा लिखे गए सारे के सारे उपन्यास है और काफी महत्वपूर्ण भी है। देखिए, इनका एक उपन्यास आपने पढ़ा है, बिना दरवाजे का मकान, 1984 की रचना है। बिना दरवाजे का मकान रामदरस मिश्र की है। एक रचना मिलती है बिना छत का मकान, एक रचना है बिना छत का मकान, जो कि कहानी विधा है और इंदुबाला की रचना है। इंदुबाला ने लिखा है बिना छत का मकान, रामदरस मिश्र ने लिखा है बिना दरवाजे का मकान। और एक रचना मिलती है बिना दीवारों का घर, बिना दीवारों का घर, ये मन्नू भंडारी की रचना है, बिना दीवारों का घर। तो ये दीवार मकान वाली जो रचनाएं है ना, इनको आप एक जगह नोट कर लीजिएगा, ताकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको मतलब रचनाएं याद करने में दिक्कत ना हो, कंफ्यूज ना हो कि भाई ऐसे तो और भी किसी की रचना थी। तो जब एक जगह लिखे रहेंगे तो ये सारी रचनाएं आपको याद रहेंगी। अब इनके देखिए सारे रचनाओं को तो हमने पढ़ लिया, अब चलिए इनको याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? कहते हैं राम जी, इनकी रचनाएं तो आपने देख ली, अब चलिए जोड़ते हैं इन्हें। राम जी दरस मिश्र के साथ, राम दरस मिश्र पूरा नाम है ना, इनको दो टुकड़ों में कर लेते हैं, राम और दरस अलग अलग करते हैं। कहते हैं जो राम जी थे वो दरस मिश्र के साथ 20 बरस से रात का सफर तय करते हुए एक दिन थकी हुई सुबह में दूसरे घर पर पहुंचते हैं अपने लोगों के बीच। जो बिना दरवाजे का मकान है, जब अपने लोगों के बीच पहुंचते हैं तो वहां पर क्या है, वो जहां पर पहुंचते हैं वो बिना दरवाजे का मकान है, मतलब वो मकान है लेकिन वहां दरवाजे नहीं है, वो बिना दरवाजे का मकान है। और उसकी जो छत है वो आकाश की छत है, मतलब ऊपर खुला हुआ है। तो छत कैसी है? आकाश की छत है। तभी ये क्या करते हैं, थोड़ा सा बीच का समय निकाल कर देखते हैं कि पानी के प्राचीर से जल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे जो सूखता हुआ तालाब है वो समाप्त हो गया। कहते हैं तभी ये जब अपने घर पे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, घर वालों से थोड़ा सा नाश्ता पानी हो गया तो थोड़ा सा टाइम निकाल के बाहर जाके देखते हैं कि पानी के प्राचीर से जल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जल टूट रहा है यानी कि अब जल जो है तालाब में पानी जा नहीं रहा है। तो जो सूखता हुआ तालाब था, जब पिछली बार आए थे तो तालाब थोड़ा सा सूख चुका था, वो तालाब अब समाप्त हो चुका है। वो तालाब अब क्या हुआ, सूखता हुआ तालाब भी समाप्त हो चुका है। कहानी की तरह इनको रिलेट कीजिए, याद हो जाएगा। जैसे क्या होता है, जब कोई कमाने के लिए अपने गांव से दूर जाता है तो कई बरस बाद आता है। जब कई बरस बाद आता है तो वो भाई जो जो पुरानी यादें रहती हैं, जाके अपना खेत देखेगा और कुछ लोगों से मिलेगा और बताएगा हमारा घर कैसा था पहले और अब हम क्या इसमें बनाएंगे। ये सारी चीज़ें होती है ना। तो ऐसे ही आप इनको रिलेट कीजिएगा कि राम जी दरस मिश्र के साथ 20 बरस से ये रात का सफ़र तय करते हुए एक दिन थकी हुई सुबह में दूसरे घर पर पहुंचते हैं अपने लोगों के बीच, जो बिना दरवाजों का मकान है और उसकी जो छत है वो आकाश की छत है। और तभी वो जो है वहाँ से बीच का समय निकाल कर बाहर निकलते हैं, देखते हैं पानी के प्राचीर से जल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो सूखता हुआ तालाब था वो अब समाप्त हो चुका। स्टोरी समझ में आ गई, आसानी से इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले जो लेखक है वो है हिमांशु श्रीवास्तव जी। इन्होंने भी निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। इनका जो पहला उपन्यास है लोहे के पंख 1957 की है, नदी फिर बह चली 1961 की है, रथ से गिरी बांसुरी 1961, कुहासे में जलती एक धूप बत्ती 1976 की रचना है, रिहर्सल 1978 की है। रिहर्सल जो है यहाँ पे उपन्यास है और रिहर्सल जो है गणेश प्रसाद द्विवेदी का एकांकी है, नोट कर लीजिए। गणेश प्रसाद द्विवेदी का एकांकी है रिहर्सल और यहाँ पे हिमांशु श्रीवास्तव का उपन्यास है। अपनी अपनी कंदील 1979 की रचना है और एक नन्ही कंदील जो है वो किसका है, उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है। एक नन्ही कंदील उपेंद्र नाथ अश्क का है। अपनी अपनी कंदील 1979 का है। पिछली रात का अंधेरा 1980, भित्त चित्र की मयूरी 1980 और ना खुदा ना सनम 1980 की रचना है। ये सारे के सारे उपन्यास जितनी अभी हम लोग पढ़े हैं, ये सारे के सारे हिमांशु श्रीवास्तव के द्वारा लिखे गए हैं।
अब इनके उपन्यासों को हम याद करते हैं। कैसे याद करेंगे सुनिएगा। इसकी भी एक कहानी है। जो हिमांशु जी हैं, समझिएगा हिमांशु नाम का कोई लड़का है, आप अपनी फैमिली में रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि हिमांशु नाम का कोई है, आप उनसे जोड़ लीजिए। कहते हैं जो हिमांशु जी हैं वो क्या करते हैं, वो 67 रुपए की जो है 67 रुपए की एक बांसुरी थी जो रथ से गिर जाती है। वो बांसुरी का दाम क्या था, 67 रुपए की थी। तो यहाँ से आप जोड़ेंगे, रथ से गिरी बांसुरी 67 की है। कहते हैं हिमांशु जी 67 रुपए की रथ से गिरी बांसुरी को लेकर कुहासे में जलती एक धूप बत्ती के सहारे रिहर्सल करने चले जाते हैं, लोहे के पंख लगाकर अपनी अपनी कंदील में। हिमांशु जी रथ से गिरी बांसुरी, 67 रुपए की बांसुरी थी, वो रथ से गिर जाती है तो उसको चुरा लेते हैं, ऐसा समझिएगा। रथ से 67 रुपए की रथ से गिरी बांसुरी को कुहासे में जलती एक धूप बत्ती में, कुहासे में जलती एक धूप बत्ती के सहारे रिहर्सल करने चले जाते हैं, लोहे के पंख लगाकर रिहर्सल में जा रहे हैं। और रिहर्सल कहाँ हो रहा है, अपनी अपनी कंदील में हो रहा है। तो रिहर्सल करने लोहे के पंख लगाकर अपनी अपनी कंदील में चले जाते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं तभी उन्हें पिछली रात का अंधेरा याद आता है कि भित्ति चित्र की मयूरी में जो है, इन्होंने, भित्ति मतलब होता है दीवार, और दीवार पर कुछ चित्र बनाया गया था जहां पर मयूरी था, नदी थी, वो सारे सीन उनको याद आ रहे हैं। तो जब रिहर्सल में ये पहुंचते हैं तब उनको पिछली रात का अंधेरा याद आता है कि भित्ति चित्र की मयूरी में तो नदी जो है वो फिर बह चली थी। फिर खुद से पूछते हैं कि ना खुदा ना सनम, ऐसा ही हुआ था ना। जैसे आप कोई सपना देखिए तो आप अपने आप से सवाल करते हैं कि हमने यही तो देखा था सपने में, तो ऐसे ये भी करते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा। हिमांशु जी 67 रुपए की रथ से गिरी बांसुरी को चुरा कर उठा लेते हैं और कुहासे में जलती एक धूप बत्ती के सहारे रिहर्सल करने लोहे के पंख लगाकर अपनी अपनी कंदीले में पहुंचते हैं। तभी उन्हें पिछली रात का अंधेरा याद आता है कि भित्ति चित्र की मयूरी में जो है नदी जो है वो बह चली थी, नदी जो है वो फिर बह चली थी, ना खुदा ना सनम। याद हो गया? ऐसे इनकी रचनाएं याद हो जाएंगी। आगे बात करेंगे गुलशेर खां सानी की। गुलशेर खां सानी ने अग्रांकित उपन्यासों की रचना की है। अब इनके उपन्यासों को हम देखते हैं। सबसे पहला उपन्यास है काला जल, 1965 की रचना है। बस्तर जिले के जगदलपुर के दो मुस्लिम परिवार की 3 पीढ़ी की कथा इसमें दिखाई गई है। काला जल नामक जो उपन्यास है 1965 की रचना है। बस्तर जिले के जगदलपुर के 2 मुस्लिम परिवार की 3 पीढ़ी की कथा इसमें दिखाई गई है। दूसरी रचना है कस्तूरी, 1964 की है। पत्थरों में बंद आवाज, 1964 की। साल बनों के द्वीप, 1967 की है। मड़िया जनजाति के जीवन का यथार्थ चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। साल बनों के द्वीप नामक जो उपन्यास है उसमें मड़िया जनजाति के जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत है। नदी और सीपियां, 1970 की है। पुरुष मानसिकता पर आधारित ये उपन्यास लिखा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पुरुष मानसिकता पर आधारित है, तो पुरुषों की मानसिकता कैसी होती है उसके लिए आप इस उपन्यास को जरूर पढ़िएगा। गुलशेर खां सानी, ठीक है। पुरुष लोग अपने आप को बहुत शेर समझते हैं ना, तो उन्हीं पर जो है गुलशेर खां, अगर कभी आप नाम भूल जाइए कि किसके द्वारा ये लिखा गया था, किसके उपन्यास में पुरुष मानसिकता पर आधारित उपन्यास किस लेखक ने लिखा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा कि भाई पुरुष जो होते हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं, शेर समझते हैं, उनकी मानसिकता यही है। तो शेर से गुलशेर याद रहेंगे, और नदी और सीपियां ये इनकी रचना है। अगली रचना है एक लड़की की डायरी, 1973 की है। फूल तोड़ना मना है, 1980 की रचना है। सांप और सीढ़ी, 1983 की है। इसमें बस्तर जिले के आदिवासी की जीवन कथा का अंकन प्रस्तुत किया गया है। सांप और सीढ़ी नामक जो उपन्यास है इसमें बस्तर जिले के आदिवासी की जीवन कथा का अंकन प्रस्तुत किया गया है, 1983 की रचना है। तो यहाँ पर गुलशेर खां सानी के जो उपन्यास है वो है काला जल, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज, साल बनों के द्वीप, नदी और सीपियां, एक लड़की की डायरी, फूल तोड़ना मना है, सांप और सीढ़ी। ये सारे के सारे उपन्यास गुलशेर खां सानी के द्वारा लिखे गए हैं। चलिए अब इनको हम कहानी के माध्यम से याद करते हैं। देखिए इनकी जो यहाँ पे पहली रचना है
गुलशेर खां सानी की कस्तूरी, यहाँ से इनको रिलेट करेंगे। जो गुलशेर खां सानी है वो कहते हैं कि कस्तूरी नाम की एक लड़की की डायरी में लिखा है कि फूल तोड़ना मना है। फूल तोड़ना मना है कहाँ पर? नदी और सीपियाँ में। कहते हैं, सॉरी कहाँ पे हम थे? कस्तूरी। गुलशेर खां सानी कहते हैं कि कस्तूरी नाम की एक लड़की थी, उस लड़की की डायरी में लिखा था कि फूल तोड़ना मना है सालबनों के द्वीप में। सालबनों के द्वीप जहाँ पे है वहाँ पे जो भी फूल है वो उन फूलों को तोड़ना मना है, ऐसा कस्तूरी नाम की लड़की की डायरी में लिखा हुआ था। तो कहते हैं कि सांप बनों के द्वीप में जाया कैसे जाए, वहां पर जाने का रास्ता क्या है? तो कहते हैं सांप और सीढ़ियों के सहारे जब हम वहां पे जाएंगे तो वहां पर नदी और सीपियां मिलेंगे, जहां जो है पत्थरों में कुछ आवाजें बंद हैं, जहां के पत्थरों में बंद आवाजें हैं और नदी और सीपियों में काला जल बहता है। गुलशेर खां सानी कहते हैं कस्तूरी नाम की एक लड़की की डायरी में लिखा है कि फूल तोड़ना मना है सालबनों के द्वीप में, और वहां जाने के लिए आपको सांप और सीढ़ियों के सहारे जाना होगा, जहां पर क्या है? जहां पर नदी और सीपियों में काला जल बहता है और वहां के पत्थरों में आवाजें बंद हो जाती हैं। वहां के जो पत्थर है वहां पे अगर आप जाएंगे तो आपकी आवाजें वहां पे बंद हो जाएंगी। ये विशेषता बताई, तो आसानी से रिलेट करके इनकी सारी रचनाओं को याद कर लेंगे। आगे बात करते हैं राही मासूम रजा की। राही मासूम रजा के महत्वपूर्ण उपन्यास अग्रांकित हैं। इनका जो पहला उपन्यास है वो है आधा गांव, 1966 की रचना है। गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा इसमें वर्णित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रचना है और राही मासूम रजा खुद में एक महत्वपूर्ण लेखक है। यहाँ से मतलब कोई ना कोई परीक्षा तो जरूर रहती है जिसमें इनका पूछा ही जाता है, इनका उपन्यास हर साल, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अब जो है आज के टाइम में जो भी मतलब पेपर जो भी बन रहे हैं ना, उसमें जो रचनाएं पूछी जाती हैं सीधा सीधा रचना नहीं पूछी जाती किस लेखक की है, या तो समय पूछेगा या विषय वस्तु करके पूछेगा, या फिर ऐसे मतलब रचना और विषय वस्तु और समय सब दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा असंगत है, तो एक का गलत रहेगा। तो हमें मतलब जो भी पढ़ाई करनी है बहुत डीपली करनी है, ये समझिएगा। ऐसे खाली रचनाएं याद करके काम नहीं चलेगा। तो यहाँ राही मासूम रजा के उपन्यासों को देख रहे हैं, तो आधा गांव जो है ये काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। 1966 में लिखा गया था। गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा इसमें वर्णित है। इसकी विषय वस्तु मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है टोपी शुक्ला, 1969 की है। इसका समय याद रख सकते हैं। देखिए लोग टोपियां उछालते हैं ना, जब टोपी उछालते हैं तो कभी उल्टी, तेरी टोपी उसके सर, उसकी टोपी तेरे सर, ऐसा बोला जाता है। तो टोपी उछालते हैं तो उल्टे सीधे तरीके से, 6 और 9 एक दूसरे के मतलब अगर देखिए तो 6 9 का उल्टा है, 9 6 का उल्टा है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं उल्टा सीधा। मैं अपनी भाषा में अगर बताऊं, जब मैं रचनाओं को याद करती हूँ तो जो भी 1969 की रचनाएं होती हैं उनको हम कहते हैं उल्टे सीधे तरीके। तो टोपी शुक्ला, टोपी उछालते हैं लोग उल्टे सीधे तरीके से, याद हो जाएगा। तो इसका समय आप रिलेट कर लेंगे और इसमें हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या का चित्रण है। और आप ये भी रिलेट कर लेंगे भाई हिंदू और मुस्लिम में हमेशा विवाद चलता ही रहता है। हाँ, उल्टे सीधे तरीके के इन लोगों के मतलब विवाद होते हैं, तो ऐसे इनको रिलेट भी कर लेंगे। किसके संबंधों की समस्या का चित्रण है? तो हिंदू और मुस्लिम की। अगली रचना है हिम्मत जौनपुरी, 1969 की रचना है। गाजीपुर जिले के एक मुसलमान की कथा है। देखिए हिम्मत जौनपुरी जो है ये 1969 की है और इसमें गाजीपुर जिले के एक मुसलमान की कथा है, और गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा आधा गांव में है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अगली रचना है ओस की बूंद, 1970 की है। हिंदू मुस्लिम के धार्मिक उन्माद का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है ओस की बूंद नामक उपन्यास में। 1970 की है, हिंदू मुस्लिम के धार्मिक उन्माद का चित्रण है। दिल एक सादा कागज, 1973 की रचना है। पाकिस्तान में स्थानांतरित भारतीय मुसलमानों के मोह भंग की कथा इसमें वर्णित है। दिल एक सादा कागज 1973 की है। पाकिस्तान में स्थानांतरित भारतीय मुसलमानों के मोह भंग की कथा वर्णित है। सीन 75 1977 की रचना है। सन 1975 ईस्वी में लागू आपातकाल और जनजीवन पर पड़े उसके प्रभाव का चित्रण इस
उपन्यास में जो है प्रस्तुत किया गया है। सीन 75, ये तो विषय वस्तु याद ही रहेगी। 1975 में लागू आपातकाल और जनजीवन पर उसके क्या प्रभाव पड़े थे उसका वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। और कब किया गया था भाई? 75 में लागू हुआ था, उसके बाद ही तो इसके बारे में बताया जाएगा। जब देखे रहेंगे तो 1977 में ये रचना लिखी गई। कटरा बी आरजू 1978 की है। इलाहाबाद के एक मोहल्ले में रहने वाले हिंदू मुस्लिम की कहानी है। आपने देखा राही मासूम रजा के अधिकतर उपन्यास जो है वो हिंदू मुस्लिम से ही संबंधित है। अब कटरा बी आरजू जो है ये इलाहाबाद के एक मोहल्ले में रहने वाले हिंदू और मुस्लिम की कहानी इसमें वर्णित है। 78 की है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इनके जो उपन्यास है इनको हम रिलेट करते हैं। देखिए, राही मासूम रजा, मासूम रजा यहाँ पे आप बना लीजिए मासूम राजा। ऐसे याद करिए कि एक मासूम राजा थे जो कटरा बी आरजू में रहते थे। एक मासूम राजा थे जो कटरा बी आरजू इलाहाबाद में रहते थे। इलाहाबाद में एक जगह है कटरा बी आरजू, कटरा, जहाँ पे काफ़ी ये पुस्तकें वगैरह मिलती हैं। तो कहते हैं जो मासूम राजा थे वो कटरा, इलाहाबाद के कटरा में रहते थे और उनका जो दिल था वो एक सादा कागज था। उनका जो दिल था वो एक सादा कागज की तरह था, बहुत ही साफ था। हाँ, उनका दिल सादा कागज की तरह था और जिस पर ओस की बूंदें भी नहीं टिकती थी, जिस पर ओस की बूंदें नहीं टिकती थी। उनका जो आधा गांव है, उनके आधे गांव में जो है एक व्यक्ति था टोपी शुक्ला नाम का। एक व्यक्ति था टोपी शुक्ला नाम का जो काफ़ी हिम्मत वाला था और जौनपुर का रहने वाला था। वही हमेशा सीन क्रिएट करता रहता था वहाँ पे। वही क्या करता था? वही हमेशा सीन क्रिएट करता रहता था। और जो राजा थे वो बड़े ही मासूम थे। तो याद हो जाएगा, मासूम राजा, एक मासूम राजा थे जो कटरा भी, इलाहाबाद के कटरा में रहते थे। उनका जो दिल था वो एक सादे कागज की तरह था जिस पर ओस की बूंदें भी नहीं टिकती थी। उनके आधे गांव में एक टोपी शुक्ला का नाम का एक व्यक्ति था जो काफ़ी हिम्मत वाला था, जौनपुर का रहने का था। वही हमेशा उस गांव में सीन क्रिएट करता था। सीन क्रिएट करना मतलब कुछ ना कुछ मैटर करना। हाँ, तो सीन क्रिएट करना यानी सीन 75 याद हो जाएगा। राही मासूम रजा के ये सारे उपन्यास हैं। अगले जो लेखक हैं वो है हिमांशु जोशी जी। हिमांशु जोशी आंचलिक उपन्यासकार के रूप में मान्य हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो देखिएगा। पहला है महासागर, 1972 में लिखी गई है। अंडमान निकोबार द्वीप की आदिवासी लड़की की कथा इसमें वर्णित है महासागर नामक उपन्यास में। और एक आपने पढ़ा था महासमर उपन्यास पढ़ा था जो 8 खंडों में विभक्त है। नरेंद्र कोहली का उपन्यास है। शायद कल या परसों की क्लास में मैंने खुद पढ़ाया था और उसको देख लीजिएगा। महासमर जो कि महाभारत पर आधारित है, 8 खंडों में विभक्त है, नरेंद्र कोहली का उपन्यास है। और यहाँ पे है महासागर, हिमांशु जोशी का है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप की आदिवासी लड़की की कथा वर्णित है। फिर है अरण्य, 1973 की रचना है और पहाड़ी जीवन की व्यथा कथा इसमें वर्णित है। अरण्य नामक जो उपन्यास है 73 की रचना है और इसमें पहाड़ी जीवन की व्यथा कथा जो है वो वर्णित है। अगली रचना है छाया मत छूना मन, 1974 की है। एक लड़की की अपने परिवार के लिए त्याग एवं बलिदान की कथा इसमें दिखाई गई है। एक लड़की की अपने परिवार के लिए त्याग एवं बलिदान की कथा। कगार की आग, 1976 की है। अल्मोड़ा जिले के लघौना गांव की गोमती की कहानी वर्णित है। अल्मोड़ा जिले के लघौना गांव, लघौना कोई गांव होगा अल्मोड़ा जिले में, वहां पर एक गोमती नाम की लड़की, उसकी कहानी वर्णित की गई है कगार की आग में। 1976 की रचना है। फिर अगली है तुम्हारे लिए, 1978 की है। समय साक्षी है, 1982 की रचना है। आपात के दौरान देश में फैली अराजकता एवं अस्थिरता का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। अगली रचना है सुराज, 1982 ईस्वी में लिखी गई है। नायिका गांगी के जीवन संघर्ष का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। सुराज 1982 की है। नायिका गांगी के जीवन संघर्ष का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। ये जितने भी उपन्यास है सारे के सारे हिमांशु जोशी के द्वारा लिखे गए हैं। अब इनके जितने भी उपन्यास हमने यहाँ पे पढ़े, इनको हम कैसे याद करेंगे? एक कविता के माध्यम से याद करेंगे। 2 लाइन की कविता है और वो कविता अगर आपको याद हो गई तो आप इनके रचनाओं को आसानी से ध्यान में रख सकते हैं।
तो वो कविता है सूरज समय साक्षी है, सूरज समय साक्षी है हिमांशु तेरे लिए, क्योंकि कगार की आग है अरण्य महासागर में, छाया मत छूना मन जोश के होश में। देखिए सूरज से सूरज इनकी रचना हो गई, समय साक्षी है, हिमांशु तुम्हारे लिए, हिमांशु की ये रचना है हिमांशु जोशी की। तो ऊपर तो लेखक का नाम आ गया हिमांशु, लेकिन अब श्रीवास्तव है कि जोशी हैं, तो लास्ट में मैंने लिखा है जोश के होश में, यानी कि जोश से आप जोशी को याद रखेंगे। एक बार फिर से पूरी कविता सुनिएगा। सूरज समय साक्षी है हिमांशु तुम्हारे लिए, क्योंकि कगार की आग है अरण्य महासागर में, छाया मत छूना मन हो जोश के होश में। ये पूरी जो है पंक्ति है और आप इसी से जो है इनकी सारी रचनाओं को याद कर सकते हैं। और एक रचना आती है छाया मत छूना, यहाँ पे है छाया मत छूना मन, ये हिमांशु जोशी का है, लेकिन अगर पूछ ले छाया मत छूना, ये गिरजा कुमार माथुर का काव्य है छाया मत छूना, इसको लिख लीजिए। छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर का जो है ये क्या है, काव्य है। अब आप बात करेंगे विवेकी राय की, ठीक है। विवेकी राय एक आंचलिक उपन्यासकार हैं, इनके उपन्यास जो है, इनके भी काफी उपन्यास लिखे गए हैं। चलिए इनके उपन्यासों को देखते हैं। पहला उपन्यास है बबूल, 1967 ईस्वी की रचना है बबूल। दूसरा है पुरुष पुराण, 1975 ईस्वी में लिखा गया है पुरुष पुराण। दुखन के द्वारा नए और पुराने के संघर्ष का चित्रण जो है इसमें प्रस्तुत किया गया है पुरुष पुराण नामक उपन्यास में। अगली रचना है लोक ऋण, 1977 में लिखी गई। ग्रामीण संस्कृति व आयातित आधुनिक संस्कृति के बीच तनाव का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अगली रचना है श्वेत पत्र, 1979 की है। पूर्वांचल के जनजीवन का सजीव चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। फिर है सोना माटी, सोना माटी 1983 ईस्वी की रचना है। गाजीपुर बलिया के बीच करैल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है सोना माटी नामक उपन्यास में। अगली रचना है समर शेष है, 1988 ईस्वी की रचना है समर शेष है, और ये रचना जो है पूर्वांचल के किसान मजदूर के शोषण एवं उनके संघर्ष की कथा जो है इसमें वर्णित है। समर शेष है नामक जो उपन्यास है उसमें, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है समर शेष है। आगे बढ़ते हैं। अगला उपन्यास है मंगल भवन, 1994 की रचना है मंगल भवन। राष्ट्र निष्ठा और देशभक्ति का चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। नमामि ग्रामम 1997 की रचना है। गांवों की दुर्दशा का अलग अलग शीर्षकों में चित्रण प्रस्तुत किया गया है। नमामि ग्रामम नामक जो उपन्यास है 97 की रचना है। गांवों की दुर्दशा का अलग अलग शीर्षकों में चित्रण प्रस्तुत है। फिर है अमंगलहारी, 2000 की रचना है। अमंगलहारी 2000 की है। उसके बाद है देहरी के पार, देहरी के पार 2003 की रचना है देहरी के पार। और एक रचना मिलती है देहरी के आर पार, ये केशव प्रसाद मिश्र की रचना है देहरी के आर पार। देहरी के आर पार ध्यान रखिएगा केशव प्रसाद मिश्र की है, और देहरी के पार 2003 की रचना है विवेकी राय की है। अब ये सारे उपन्यास हमने पढ़ लिए। अब चलिए इनको हम एक कहानी के माध्यम से इनके उपन्यासों को भी याद करते हैं। कहते हैं कि जो विवेकी राय थे, विवेकी राय एक, भाई नाम से लग रहा है विवेकी, यानी कि विवेक इनका नाम है, ये एक पुरुष हैं। विवेकी राय एक पुरुष पुराण है जो लोक ऋण चुकाने के लिए, लोक ऋण इनकी रचना है, जो लोक ऋण चुकाने के लिए श्वेत पत्र पर सोना माटी लेकर मंगल भवन अमंगलहारी नमामि ग्रामम करते हुए देहरी के पार जाते हैं। ये करते हुए जैसे होता है ना, लोग रोड पे जब निकलते हैं कुछ मंत्र वंत्र का जाप करते हैं, कुछ दो चार लाइनें बोलते हुए निकलते हैं, तो ऐसे ही जो विवेकी राय थे ये क्या करते हैं, ये एक पुरुष पुराण है, तो ये अपना लोक ऋण चुकाने के लिए श्वेत पत्र यानी कि सफेद पत्र पर, श्वेत पत्र पर सोना माटी लेकर मंगल भवन अमंगलहारी नमामि ग्रामम करते हुए देहरी के पार जो है बबूल से मिलते हैं। देहरी के पार बबूल से मिलते हैं, तो बबूल से कहते हैं कि भाई समर शेष है, उससे मिलते हैं और कहते हैं कि समर शेष है, समर शेष है, अभी समर शेष है। बस ऐसे ही रचनाओं को याद कर सकते हैं। विवेकी राय
पुरुष पुराण है और वो जो है लोक ऋण चुकाने के लिए श्वेत पत्र पर सोना माटी लेकर मंगल भवन अमंगलहारी नमामि ग्रामम करते हुए देहरी के पार निकलकर बबूल से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि भाई समर तो अभी शेष है। बस सारी रचनाएं इनकी कनेक्ट हो गई। अब हम बात करेंगे भगवान दास मोरवाल की। भगवान दास मोरवाल एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रकाशित कृतियां निम्नांकित हैं। इनका जो पहला उपन्यास है वो है काला पहाड़, 1999 की रचना है। देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता का संवेदनात्मक चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है काला पहाड़ नामक उपन्यास में। दूसरी रचना है बाबल तेरे देश में, 2004 की है। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की दारुण व्यथा की कथा इसमें वर्णित है। अगली रचना है रेत। रेत जो है ये 2008 की रचना है रेत। ये तीनों रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? भगवान दास मोरवाल के द्वारा लिखी गई हैं और काफी महत्वपूर्ण भी हैं। काला पहाड़ 1999, बाबल तेरे देश में 2004 और रेत जो है 2008 की रचना है। इनकी रचनाओं को सीधा सीधा आप रिलेट कर सकते हैं। जो भगवान दास हैं, भगवान दास मोरवाल कहते हैं कि बाबल तेरे देश में रेत पर काला पहाड़ है। बाबल तेरे देश में जो रेत है उस रेत पर काला पहाड़ है। ये कौन बताता है? भगवान दास मोरवाल बताते हैं। याद हो जाएगा। आगे देखिएगा अन्य महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार व उनके उपन्यास कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो उपन्यासकार आते हैं, यहाँ पे उपन्यासकार होगा भाई, इसको आप सही कर लीजिएगा। पहले हैं यमुना दत्त वैष्णव। इनका जो पहला उपन्यास है वो है शैलवधू, 1959 ईस्वी की रचना है। केशव प्रसाद मिश्र, ये जो इनका एक उपन्यास है कोहबर की शर्त, 1965 में लिखी गई है। ये सारे के सारे आंचलिक उपन्यास है और कोहबर की शर्त पर एक मूवी बनी है, सभी लोगों ने देखी भी होगी, नदिया के पार। सभी लोग देखे होंगे ना, नदिया के पार। ये चंदन और गुंजा की जो स्टोरी है आप सभी ने देखी होगी, नहीं देखी है तो देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। तो ये जो उपन्यास लिखा गया है कोहबर की शर्त, इसी पर आधारित ये मूवी बनाई गई है। ये उपन्यास केशव प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है 1965 में। अगले जो लेखक हैं वो हैं मनहर चौहान। इनकी रचना है हिरना सांवरी, 1962 ईस्वी में लिखी गई है। फिर है योगेंद्र सिन्हा। इनकी रचना है बन के मन में, 1962 की है। बन के मन में 1962 की रचना है। अगले जो लेखक हैं वो हैं श्याम परमार। श्याम परमार की रचना है मोर झाला, 1963 की है। तो मोर झाला, लड़कियां जो हैं वो झाला पहनती हैं कानों में, और अगर पुरुष जो है उनके झाले को ना ध्यान दे तो कहते हैं कि मोर झाला तोर झाला। मान लिया उनके झाले को ना देख करके किसी दूसरी लड़की के झाले पे उनकी नज़र चल गई तो क्या करेंगे? फिर तो उनको खूब मार पड़ेगी। तब उसको जो है खूब मार पड़ेगी। किसको? पुरुष वर्ग को या लड़के को। तो लड़कियां कहती भाई देखना है तो मोर झाला देख, किसी दूसरे का झाला ना देख, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो मार पड़ेगी, नहीं तो उस पर मार पड़ेगी। तो परमार से श्याम परमार, याद हो जाएगा। मोर झाला, मोर झाला देख नहीं तो मार पड़ेगी। ये 63 की रचना है मोर झाला। फिर है मधुकर गंगाधर। इनकी रचना है मोतियों वाले हाथ, 1963 की। फिर से कहो, 1964। सुबह होने तक, ये मधुकर गंगाधर। फिर से कहो भाई, सुबह होने तक मैं तुम्हारे मोतियों वाले हाथ को क्या करना चाहता हूँ? पकड़े रहना चाहता हूँ। उनकी मधुकर गंगाधर। भाई सोच लीजिए, इन लोगों की नई नई शादी हुई है और जो है भाई अभी नया नया प्यार है तो कुछ ज़्यादा ही प्यार परवान चढ़ता है। तो कह रहे हैं कि भाई फिर से कहो सुबह होने तक, क्योंकि मैं तुम्हारे मोतियों वाले हाथ को पकड़े रहना चाहता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। फिर से कहो, एक गाना है ना, आपने सुना होगा, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। गाना है ना, गाना बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है ये सॉन्ग। खैर, यहाँ पे बात हो रही थी रचनाओं की, तो वहाँ से आप इनको रिलेट कर सकते हैं। फिर से कहो, तो ये उसकी तारीफ कर रहे हैं, किसकी? मधु की। मधु की तारीफ कौन कर रहा है? गंगाधर कर रहे हैं।
गंगाधर मधु की तारीफ करते हैं और कहते हैं फिर से कहो भाई सुबह होने तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे मोतियों वाले हाथ को पकड़े रहूंगा। बस रिलेट कर लेंगे। अगले जो उपन्यासकार हैं वो हैं मायानंद मिश्र। इनकी रचना है माटी के लोग सोने की नैया, 1967 ईस्वी में लिखी गई है। माटी के लोग सोने की नैया। दूसरी रचना है रघुवर दयाल सिंह त्रियुगा, 1967 की है। रामदेव शुक्ल, इनकी रचना है ग्राम देवता। देखिए यहाँ पे रामदेव शुक्ल की रचना है ग्राम देवता। एक रचना आप लोगों ने पढ़ी होगी समय देवता। समय देवता जो है वो कविता है नरेश मेहता की। अगर नहीं याद है, देखिए जो और रचनाएं मैं बताती हूँ उसको आप नोट कर लिया कीजिए। जो समय देवता है वो कविता है नरेश मेहता की। एक रचना है साहित्य देवता। साहित्य देवता माखन लाल की है। ग्राम देवता 82 की है, रामदेव शुक्ल की है। ग्राम देवता किसकी है? ये रामदेव शुक्ल की है। और एक रचना मिलती है भाग्य देवता, जो कि भैरव प्रसाद की रचना है। भाग्य देवता, भाग्य देवता भैरव प्रसाद की है। उपन्यास विधा है, तो ये देवता वाले भी उपन्यासों को आप एक जगह लिख लीजिएगा। अगली रचना है विकल्प, 1986 की रचना है विकल्प। आगे बात करेंगे हर गुलाल। हर गुलाल नामक एक उपन्यासकार है। इनकी रचना है भीतरी कुआं, 1974 की है भीतरी कुआं। और एक आपने पढ़ा था अंधा कुआं, जो कि नाटक में पढ़ा था, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक था अंधा कुआं। और भीतरी कुआं जो है ये हर गुलाल लाल का है। तो अंधा कुआं भी लक्ष्मी नारायण लाल का है और भीतरी कुआं भी हर गुलाल लाल, मतलब लाल लाल दोनों में आ गए हैं। तो भीतरी कुआं ये भी हर गुलाल लाल का है, सॉरी हर गुलाल का है। और जो अंधा कुआं है वो लक्ष्मी नारायण लाल का है। दोनों में लाल आया है, तो ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा नाम, ठीक है। और इसी के बाद जो है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अगले जो उपन्यासकार हैं वो है यशपाल जी। तो दोस्तों यशपाल जी के उपन्यासों को हम कल की क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, रचनाएं सब जो है मिक्स हो जाएंगी दिमाग में। तो दिमाग को भ्रमित नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन चीज़ों को अच्छे से याद करना है। तो दोस्तों अगर ये सेशन आपको पसंद आया है, कुछ रचनाएं याद हुई हैं, दिमाग में बैठी हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग इस समय वीडियो को मेरी शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। थोड़ा सा मुझे भी जो है मोटिवेशन मिलता रहता है, तो मैं और भी प्रयास करूँगी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की। और इसके बाद जो है हम कल की क्लास में देखेंगे यशपाल जी के उपन्यासों को। तब तक के लिए जो है आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी क्लास को देखते रहिए और साथ ही साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। और कल मिलते हैं ठीक शाम 6 बजे। टाइम मत भूलिएगा, शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।